इसके अंदर हम प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक के, किस प्रिंसिपल्स पे, किन सिद्धांतों पे बायोटेक जो है वो काम करती है, वो सब पढ़ने वाले हैं। अभी तक कुछ एंजाइम्स हम पढ़ चुके हैं कि भाई टूल्स कौन कौन से चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप बनाने वाले हो तो इसमें आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स की बात की। एंजाइम्स में सबसे पहले हमने पढ़ा लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम वो एंजाइम है जो कि सेल की वॉल को जो है वो तोड़ सकता है ताकि हम न्यूक्लियस तक यानी कि डीएनए तक पहुंच पाए। उसके बाद हमने फॉस्फोराइलेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइगेजेस, इस तरह के कुछ एंजाइम्स पढ़े। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएजेस। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएजेस जो हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को कट करेंगे एट स्पेसिफिक पोजीशंस। क्लियर। सो दीज एंजाइम्स are going to cut the DNA at their specific positions. There are of two types. पढ़ा हमने कि दो तरह के थे ये, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस जो है वो एंड से कट लगाते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस कट इन बिटवीन एंड गिव्स यू द स्टिकी एंड्स। एक्सोन्यूक्लियसेस से आपको मिलते हैं ब्लंट एंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। वो एंडोन्यूक्लियसेस जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट लगाएंगे, वो पैलिंड्रोम को ढूंढेंगे और उसके सेंटर से कट ना लगा के साइड से कट लगाएंगे। अब पैलिंड्रोम्स क्या है? वो सीक्वेंसेस जो उल्टी और सीधी, मतलब 3 एंड से पढ़ो तो भी सेम रीड हो और 5 एंड से पढ़ो तो भी सेम रीड हो, उसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोम्स। व्हाट आर पैलिंड्रोम्स? जिनका रीडिंग फ्रेम जो है वो सेम रहता है, पैलिंड्रोम्स। दोज आर हैविंग, दोज सीक्वेंसेस, दोज आर हैविंग, those are having similar reading frame. For example, GAATTC, GAATTC. For example, this strand is from 5 end to 3 end and this is from 5 end to 3 end. तो आप इसको एक एंड को लेके पढ़ो, रीड करो। It will GAATTC and from this end also it is GAATTC. These are the palindromic sequences जिसके सेंटर से ना लगा के कट कहां से लगाते हैं? साइड से कट लगाएंगे so that they can give the sticky ends. Mute from your side everybody, mute yourself. Now जो ये restriction endonucleases हैं, जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये काम कैसे करने वाले हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। काम कैसे करेंगे? अभी बताया आपको कि पैलिंड्रोम्स को, देखो समझो बात को, एक आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है, उस डीएनए को पूरा लेंथ को ये रीड करते हैं, अपने पैलिंड्रोम को, अपने स्पेसिफिक पैलिंड्रोम को ढूंढेंगे और सेंटर को ढूंढ के फिर वो साइड से जो है कट लगा देते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। दे विल रीड द डीएनए फ्रेगमेंट्स, दे विल फाइंड आउट देयर ऑन पैलिंड्रोम्स एंड दे विल फाइंड इट्स सेंटर एंड कट अवे फ्रॉम द सेंटर। कभी भी सेंटर से कट नहीं लगाएंगे, उससे अलग से कट लगाएंगे। क्लियर। नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। टाइप्स नंबर 1 टाइप 1, दूसरा है आपका टाइप 2 एंड द थर्ड वन इज टाइप 3। ध्यान से सुनना इसको। टाइप 1 जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, इट इज नॉट हैविंग एनी सब यूनिट। टाइप 2 जो है इसका कोई सब यूनिट नहीं है। टाइप 3 की मैं बात करूं, इट इज हैविंग 2 सब यूनिट्स। क्लियर। टाइप 1 को काम करने के लिए चाहिए एटीपी, मैग्नीशियम आयंस एंड एस एडिनोसाइड। सेम इसको चाहिए टाइप 3 को एटीपी, मैग्नीशियम आयंस एंड एस एडिनोसाइड। क्लियर। लेकिन टाइप 2 की मैं बात करूं, इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीशियम आयंस, कुछ नहीं चाहिए इसको काम करने के लिए। मैम राहुल, आर
यस मैम वीडियो ना क्लियर नहीं आ रही। बेटा म्यूट फ्रॉम योर साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वर्षा, आपकी साइड से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, वीडियो इज रिकॉर्डिंग तो उसके अंदर जाएगा सारा डिस्टर्बेंस। म्यूट फ्रॉम योर साइड। If anybody is finding any difficulty in the class, just use chat box. Don't unmute from your side. If you find कि भाई बहुत ज्यादा शोर है आपकी साइड पे, clear? Is the board clear now? अभी भी ब्लर है मैम, थोड़ा थोड़ा। Wait. अब ठीक है? हाँ जी मैम। Okay. All clear? Okay. We were on the restriction endonucleases. Type 1 is having the 3 subunit. Type 2 is having no subunit. Type 3 is having 2 subunit. टाइप 1 के अंदर उसको चाहिए एटीपी काम करने के लिए, मैग्नीशियम आयन काम करने के लिए, एडेनोसाइन काम करने के लिए। सेम कंडीशंस किसके लिए हैं? टाइप 3 के लिए हैं। लेकिन टाइप 2 को सबसे कम कंडीशंस, यानी कि सिर्फ उसको चाहिए मैग्नीशियम आयंस काम करने के लिए। इफ यू प्रोवाइड मैग्नीशियम आयंस अच्छे से जो है टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस जो है अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट राइट डाउन, जो टाइप 1 है दे रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस but do not cut the sequence. रिकॉग्नाइज तो कर लिया लेकिन कट नहीं कर पाता। टाइप 3 सेम इसके अंदर आएगा, राइट डाउन, रिकॉग्नाइजेज बट डू नॉट कट। टाइप 2 इट रिकॉग्नाइजेज the sequence and also cut the DNA. That's why we are using in our DNA type 2 restriction endonucleases. Type 2 सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, सबसे कम रिक्वायरमेंट, रिकॉग्नाइज भी करेगा, डीएनए को कट भी करेगा। सो वी नीड ओनली टाइप 2 restriction endonucleases. टाइप 1 टाइप 2 आप और कहीं यूज कर सकते हो, बट फॉर आरडीएनए फॉर्मेशन you required type 2 restriction endonucleases. Take a screenshot and tell me if there is any doubt. All clear? नेक्स्ट फंक्शनिंग मैकेनिज्म क्या है काम करने का। फर्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए की फुल लेंथ को प्रूफरीड करेगा, पूरी लेंथ देखेगा कि किस तरह का सिनेरियो है यहाँ पर, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट, recognize specific sequence. It will recognize specific sequence. Next, third, it will bind to the DNA. DNA के साथ bind करेगा। फोर्थ, cut
of the two strands. Write down these 4 points. स्ट्रैंड्स जो है आपकी उन सबको वो कट कर देगा. क्लियर? और स्ट्रैंड जो है दोनों हेलिक्स यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल है ना, तो आप इसको लिख सकते हो आगे ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर. कहां कट लगाएगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी टूटेंगे यहां पे, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो शुगर फॉस्फेट पे कट लगाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप स्प्लिट हो जाएंगे वहां से और यू विल गेट द स्टिकी एंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है उसने पूरे लेंथ डीएनए के लेंथ को इंस्पेक्ट किया, अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचाना, अपने पैलिंड्रोम को पहचाना, वहां पर बाइंड किया, उसके बाद जो हेलिक्स थे उसके शुगर फॉस्फेट बॉन्ड पे कट लगाया, जिससे कि जो आपका डीएनए है वो कट हो जाता है. एनी कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंड्स. नंबर 1 इज स्टिकी एंड, नंबर 2 इज ब्लंट एंड. आपको चाहिए स्टिकी एंड एंड दैट आर गिवन बाय एंडोन्यूक्लियसेस. Blunt ends are given by exonucleases. We need to differentiate these two ends. Types of ends. Number 1, sticky end. Number 2, blunt ends. Sticky ends. सेम सीक्वेंस वही रहेगा आपका GAATTC को एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे समझा सकते हो. स्टिकी एंड्स आर गिवन बाय एंडोन्यूक्लियसेस. Blunt ends are given by exonucleases. In formation of sticky ends, 2 types of bond breakage will be there. 2 types of bonds will break. Number 1, phosphodiester bond. Number 2, hydrogen bond. Here only phosphodiester bond will be broken out, right? Exactly sequence क्या है आपका? GAATTC. इस तरह का कोई भी पैलिंड्रोम हो सकता है. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल यहां से कट लगाया और फर्स्ट सीक्वेंस यानी कि 5 and 2 3 and वो G और A के बीच में कट लगाता है, तो वो इधर से भी 5 and 2 3 and G और A के बीच में ही कट लगाएगा. सो यू विल गेट द 2 strands. नंबर 1 GTTAA और दूसरा फ्रेगमेंट जो आपको मिलेगा AATTCG. तो 2 ये टुकड़े जो है आपको डीएनए के यहां पर मिलने वाले हैं. क्लियर? लेकिन यहां पर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यू आर अगेन हैविंग द पैलिंड्रोम GAATTC CTTAAG 5 and 2 3 and 3 and 2 5 and. अभी क्या करेगा? It will cut one strand from this side or it can cut from the center also or from the end also. Basically ये कट करता है ends पे और आपको ends कौन से देगा? Blunt ends. क्लियर? Blunt ends जो है अब यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा सीक्वेंस इस तरह से टूटेगा, राइट? तो सिर्फ आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाले हैं. इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं दे विल नॉट ब्रेक. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होने वाले इन ब्लंट एंड्स. ब्लंट एंड्स के अंदर हैंगिंग
न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, हैंगिंग न्यूक्लियोटाइड यानी कि टी के साथ अपने आप आके ए जो है पेयर कर सकता है, बट वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए स्टिकी एंड्स को स्टिकी इसीलिए बोला गया है कि आराम से वो न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पर आके अटैच हो सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेल मी फॉर योर डाउट्स। Varsha, is it board problem or someone else? Varsha, you can have your recorded lectures only. I think there is a network issue from your side. Gaurav, Hargun, Pancham, Prakriti, Vanchika, board is clear? Okay. I think she is having her network problem. Okay, next concept is gel electrophoresis. Next concept is gel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, जेल मींस यू आर यूजिंग अगर जेल। अगर जेल आपको मिलती है, इसको हम एग्रोज भी बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम या फिर ग्रेसिलेरिया। ये दो स्पीसीज हैं नेचुरली जहां से अगर जेल को ऑब्टेन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट फॉर मूवमेंट ऑफ द थिंग्स। अगर जेल के अंदर आप क्या करोगे, आप यहां पर डीएनए जो है वो लोड करने वाले हो और उस डीएनए को चार्जेस के बेस पे आप रन करने वाले हो। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द बेसिस फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेस क्या है इसका, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे। वी विल राइट इट सेपरेट्स the different fragments of DNA। DNA को सेपरेट कर सकता है, RNA को भी कर सकता है एंड प्रोटीन को भी कर सकता है। क्लियर? इट कैन सेपरेट DNA, RNA और प्रोटीन ऑन द basis of its size or we can say length. Smaller the fragment, more speedily it will run or fast it will run. Larger the fragment, it will take more time. लार्ज फ्रेगमेंट को रन करने में टाइम लगेगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट तेजी से फटाफट से वो रन करेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। सो इट इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इट इज डेवलप्ड बाय ए टाइसलस। इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया था, ए टाइसलस ने। क्लियर? इसके अंदर और कब किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1937 के अंदर। इन 1937
ही डेवलप्ड द टेक्निक दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जेल यूज होती है दैट इज एग्रोस जेल, जो कि आपको विड्स से मिल जाएगी, एंड द विड्स इज सीविड, या फिर आप ग्रेसिलेरिया जेलिडियम यहां से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। Some more important points are there in gel electrophoresis कि आप इसको रन कैसे करोगे। Here we are talking about DNA, क्योंकि आपने RDNA बनाना है तो हम DNA के बारे में बात करेंगे। DNA का जो सेपरेशन है थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नोन एज सदरन ब्लॉटिंग। जब DNA को सेपरेट करते हो तो आप बोलते हो सदरन ब्लॉटिंग, जब RNA को करते हो तो आप इसको बोलते हो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। एंड जब आप प्रोटीन्स को सेपरेट करते हो थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन, देन यू विल कॉल इट एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। So 3 types of gel electrophoresis can be there. Southern blotting if you are separating DNA, northern blotting if you are separating RNA, western blotting if you are separating proteins. So these 3 things are there. अब इस प्रोसेस को करने के लिए स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल DNA इज आइसोलेटेड। DNA को आपने आइसोलेट किया, फिर उसके बाद DNA का आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करोगे। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या है? देखो समझो बात को, डीएनए के ऊपर जो चार्ज रहता है वो नेगेटिव, हमें इसे बनाना है न्यूट्रल, और ये कब हो सकता है? बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट पीएच। पीएच कम या ज्यादा करने से एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने आयंस जो है लूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक स्टेज आएगी जिसमें वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रल। तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के अंदर आप किसी भी मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बना सकते हो बाय चेंजिंग इट्स पीएच, राइट। अब जो हमारा डीएनए है वो न्यूट्रल है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज जो है इसको हम मूव कराना चाहेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है आप इसको दोगे यहां पर, क्लियर। नेक्स्ट, डीएनए बेटा, जो डीएनए आप रन कर रहे हो इट इज ऑफ व्हाइट कलर। अगर जेल इज ऑल्सो ऑफ व्हाइट कलर, कुछ इस तरह का आपका अपरेटस रहता है, ट्रांसफर असेंबली रहती है। ट्रांसफर असेंबली जो है आपकी, जो भी ये अपरेटस है उसके अंदर वेल्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हो? पूरे में आप जेल फिल करते हो माइक्रोपाइपेट्स के थ्रू, और इन वेल्स के अंदर आपका डीएनए डलता है। डीएनए ए बी सी डी ई जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं आपके। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपने इसको प्रोवाइड कराया, और इलेक्ट्रिक करंट में ये जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स। अब जो इस सैंपल के अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो यहां रहेगा, सबसे छोटा फ्रेगमेंट यहां आ जाएगा। इसी तरह से अलग अलग बैंड जो हैं आपके मिलने वाले हैं, क्लियर। सबसे छोटा फ्रेगमेंट सबसे जल्दी मूव करेगा, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट वो पीछे रह जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ, देखो छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट है आपके डीएनए के, क्योंकि आपने एंडोन्यूक्लियस से कट किया है, तो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइसोलेट द डीएनए, देन यू नीड टू आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिससे आप डीएनए का जो चार्ज है उसको वहां से हटाते हो, न्यूट्रल करते हो, क्योंकि आपको फील्ड में उसको रन करना है। एंड देन यू नीड टू रन योर डीएनए। उससे पहले देखो मैं बोल रही हूँ कि जो आपकी अगर जेल जिसके अंदर उसको रन कर रहे हो वो भी व्हाइट कलर है, और जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है दे आर ऑल्सो व्हाइट कलर। सो आप जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, जो डीएनए का सैंपल आपने इंट्रोड्यूस किया है, उससे पहले डीएनए के सेगमेंट के अंदर आप डालोगे इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr, दैट इज
इथिडियम ब्रोमाइड, राइट। अब क्या होगा, डीएनए रन हो गया आपका, ट्रांसफर असेंबली, जो असेंबली थी आपकी उसको आपने ओपन किया, जेल को उठाया और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के ऊपर डाल दिया। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं आपके पास, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, क्लियर। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के अंदर यूवी लाइट ऑन करोगे। सपोज करो ये आपकी अगर जेल थी, इसके अंदर आपने डीएनए रन कर चुके हो। अब जहां जहां डीएनए होगा वहां वहां आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्लियर। और ऑरेंज बैंड जहां जहां है, आप एक स्कूप होता है उससे आप इसकी स्कूपिंग यानी कि एल्यूशन करोगे, यानी डीएनए आप सेपरेट कर दोगे। And the process is known as elution. Elution is the process by which you separate or you scoop out the DNA fragments that is ऑरेंज इन कलर। ऑरेंज बैंड्स आ जाएंगे क्योंकि आपने उसको एक तरह से स्टेन कर दिया है ईटीबीआर से, और ईटीबीआर जहां जहां होगा वहां वहां यूवी लाइट लगने से उसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज एल्यूशन। अब इस प्योरीफाइड, देखो आपको पता होगा कि आपका डीएनए जो है वो कितना साइज में था। फॉर एग्जाम्पल मेरा डीएनए ये था, मैंने इसको स्कोप किया और वेक्टर में मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगी फॉर मेकिंग आर डीएनए, ताकि मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो यहां पर प्रिपेयर कर सकूं। एनी कंफ्यूजन क्लास? टेक अ स्क्रीनशॉट देन। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स। वेक्टर्स आर द कैरियर्स। जो ये डीएनए हमने यहां से स्कूप किया है, होस्ट तक ले जाने के लिए वी नीड अ वेक्टर। वेक्टर मींस कैरियर, जिसके अंदर आप अपना डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन डालोगे और होस्ट तक पहुंचाओगे। दैट इज नोन एज वेक्टर। वेक्टर्स क्या है? आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी डीएनए सेगमेंट so that होस्ट के अंदर हम पहुंचा सकें and it can multiply within itself. Tomorrow we will not going to have a Zoom class. Saturday और Sunday आपका क्लास नहीं होगा. We will continue it from Monday. Even we are not going to have our doubt class tomorrow also. I will convey you message in your group. Vectors. Important topic. Vectors. Write down, these are the DNA molecules. These are the DNA molecules that can carry a foreign DNA, that can carry a foreign DNA and replicate it into host cell. एग्जाम्पल लिखेंगे. सबसे ज्यादा तो यूज होते हैं प्लाज्मिड्स. सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड्स. उसके अलावा बैक्टीरियोफाजेस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कोज कर सकते हैं, डीएनए अपना वहां पहुंचा सकते हैं. यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. वायरसेस and shuttle vectors. We need to learn about plasmid. It is in our syllabus. एक artificial vector भी हम पढ़ेंगे, PBR 322. But first of all, we will know about the plasmid. Plasmid vectors. Plasmids जो होते हैं, they are the extra chromosomal सर्कुलर डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, जो कि अपनी नंबर ऑफ कॉपीज जो है अपने आप को रेप्लिकेट जो है वो कर सकता है. राइट डाउन, दीज आर द
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular self-replicating double-stranded DNA molecules found in bacteria and some of the yeast also. आर्टिफिशियल वेक्टर पढ़ने वाले हैं हम अब एक, जिसको हमने खुद प्रिपेयर किया है इन लेबोरेटरी, एंड दैट इज PBR322। नेमिंग कैसे की हमने इसकी? P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड वेक्टर है बेटा ये। B एंड R स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज। साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको बनाया है, बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज। 322 एक नंबर है, क्योंकि जिस लैब के अंदर वेक्टर को डिजाइन किया गया था उस लैब के अंदर बहुत सारे काम चल रहे थे, उनको नेम 1 2 3 नंबर्स भी दिए हुए थे। सो दैट वाज द 322, ताकि हम बाकी चीजों से, बाकी स्ट्रेन से इसको हम अलग कर सकें। सो दिस इज जस्ट अ नंबर। P for plasmid, B and R for Bolivar and Rodriguez, and 322 is just a number to differentiate it from the work that is going in the laboratory. Take a screenshot now. This is a artificial vector. Structure draw करेंगे हम artificial vector का, that is PBR 322. अब एक वेक्टर डिजाइन करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो, वेक्टर ने करना है रेप्लिकेशन, तो उसके पास होना चाहिए उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से वो फॉर्क बना सके। क्योंकि ये है सर्कुलर, तो मैं इसको सर्कल में ड्रॉ कर रही हूं। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, सर्कुलर स्ट्रैंड है, जिसके अंदर अलग अलग जीन्स होंगी। जैसे कि इसके पास जीन है ओराई के लिए, इसके पास जीन है आरओपी रेप्लिकेशन, प्रोटीन रेप्लिकेशन है, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन है ये। इसके अलावा 2 सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए एक वेक्टर के पास। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट एंड द सेकंड वन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। इसके अंदर आपकी एंडोन्यूक्लियस की 2 साइट या जितनी भी होनी चाहिए वो हो जाएंगी। बाम H1 एंड साल1 होती है किसके अंदर? टेट्रासाइक्लिन के अंदर। PVU1 एंड PST1 इज इन द एम्पेसिलिन। इसके अलावा भी कुछ साइट हो सकती है, फॉर एग्जांपल हिंद2, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हिंद3 सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। CLA1 रहेगा यहां पर, इकोराई हो सकता है, इकोर 1 हो सकता है यहां पर। क्लियर? सो दीज आर सम जीन्स और एंडोन्यूक्लियस साइट। PVU2 भी यहां पर रहेगा। दिस इज योर PBR322 वेक्टर, दैट इज एन आर्टिफिशियल वेक्टर। इसका स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PBR322। 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। दोनों के अंदर 2 एंडोन्यूक्लियस की साइट है, जहां पे एंडोन्यूक्लियस कट करके, क्योंकि देखो कट करेगा तभी तो डीएनए यहां पे लाइगेट करोगे। ठीक है, बाम H1 एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हो तो टेट्रासाइक्लिन में कट करेगा, साल1 यूज कर रहे हो तो भी वो टेट्रासाइक्लिन में कट लगाएगा, PVU1 एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हो तो एम्पिसिलिन में कट लगाएगा, PST1 यूज कर रहे हो तो भी यहां पे कट लगाएगा।
हिंद 3 है तो सिलेक्टेबल मार्कर में कट नहीं लगाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर्स में हमारे पास दो ही एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट है, तो स्पेसिफिकली यही कट लगाता है। दो सिलेक्टेबल मार्कर क्यों लेते हैं? एक को तो हम कर देते हैं इंसर्शनली इनएक्टिवेट। जिस भी सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इंसर्ट करोगे, दैट विल बी इनएक्टिवेटेड, राइट? प्लेटिंग करोगे दूसरे की, क्योंकि देखो जो आपका नॉर्मल इकोलाई होता है उसके अंदर किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर के अगेंस्ट, किसी भी जो है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता। लेकिन सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू आपने दो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट यहां पे दे दिया है। नंबर 1 इज एम्पिसिलिन एंड नंबर 2 इज टेट्रासाइक्लिन। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस टॉपिक? नेक्स्ट, write down features that are required to design a vector। क्या क्या आपको चाहिए ताकि जब भी आप एक वेक्टर डिजाइन करो इन फ्यूचर, क्या क्या नीड है आपकी, क्या क्या बातें ध्यान में रखोगे? यू नीड अ origin ऑफ रेप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होनी है वो जरूरी होना चाहिए। राइट डाउन, इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। क्या है ये? स्पेसिफिक सीक्वेंस है that is responsible for initiating replication। ठीक है? प्रोकैरियोट्स के अंदर हमेशा एक ही ओराई रहता है, तभी हम प्रोकैरियोट्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इफ यू आर हैविंग मोर देन वन ओराई देयर विल बी डिफिकल्टी, एक से ज्यादा जगह से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल गेट कॉम्प्लिकेशन इन योर RDNA। नेक्स्ट, सेलेक्टेबल मार्कर यू नीड। सबसे पहले हमें चाहिए ओराई। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्या करते हैं ये? इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग और इन डिफरेंशिएटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स, यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स, फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। कैसे करेंगे पढ़ेंगे हम इसको आगे, कि सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से मैं पहले बता रही हूं आपको कि जो इकोलाई होता है, नॉर्मल इकोलाई होता है, नेचुरल इकोलाई होता है, उसके अंदर किसी की भी अगेंस्ट, किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता। लेकिन मार्कर्स के द्वारा आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहे हो? रेजिस्टेंट प्रोवाइड करा रहे हो, जो कि आपको बाद में रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंशिएट करना सिखाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, it can be of ampicillin, it can be of tetracycline, it can be of chloroamphenicol, kanamycin, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यहाँ पे आप ले सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स जो है हर एक एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही चाहिए। सपोज करो BAM-H1 की साइट एक वेक्टर के अंदर एक से ज्यादा हो जाए तो वो एक से ज्यादा जगह कट लगा देगा, आपका डीएनए कहां इंसर्ट हुआ है आपको नहीं पता लगेगा। सो यू नीड वन सिंगल स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट इन द वेक्टर। एक के लिए एक ही साइट होना चाहिए। कहीं भी मैंने BAM-H1 की साइट कहीं और नहीं लिखी, PST की कहीं और नहीं लिखी, एक के लिए एक ही आपको रिकॉग्निशन साइट चाहिए होती है। नेक्स्ट यू नीड प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट विल बी विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दोनों के दोनों चेक करते हैं कि कितना कॉपी नंबर बनना चाहिए। ओराई आपको हेल्प करेगा इनिशिएट करने के लिए रेप्लिकेशन में, लेकिन कितना नंबर बनना चाहिए, कितना कॉपी नंबर बन के उसको बंद हो जाना चाहिए, दैट विल बी चेक्ड बाय द ROP। ROP मीन्स प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर?
इट इज प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ये बाइंड करता है ओराई को के साथ, किसके साथ बाइंड करेगा, ओराई के साथ, और जो रेप्लिकेशन की स्पीड है उसको भी बढ़ाता है, कॉपी नंबर चेक करता है कितना कॉपी बनना चाहिए, कितने कॉपी नंबर, मतलब जो आपका डीएनए है जब ये होस्ट के अंदर, देखो समझो बात को, वेक्टर के अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा दी, अब ये जाएगा होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर जाके कितना नंबर ऑफ कॉपी बनाना चाहिए वो देखता है कौन, आरओपी अलोंग विद द ओराई। एनी कंफ्यूजन क्लास? Now ask for your doubts. Take a screenshot and you can ask for your doubts till now. We have done 2 topics. Restriction, endonucleases के बारे में पढ़ा, टाइप्स पढ़े हमने।